लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 58 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कांग्रेस पार्टी के सारे आंदोलन का नेतृत्व विद्यासागर कर रहा था। लाला फकीर चंद के दिए 2 लाख रुपयों को इस चुनाव में खर्च करने का उसे पूरा अधिकार मिला हुआ था। अब जुगनू राज्यसभा के लिए नामजद हो चुका था, जिसके मुकाबले जनसंघ ने संघ के प्रसिद्ध बंगाली सदस्य फणीन्द्र बनर्जी को खड़ा किया था। ये जोड़ तोड़ पहले से भी कड़ा था और अब दोनों दलों में चालें चली जा रही थीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देहांत संदिग्ध अवस्था में कश्मीर में हो चुका था। इसी स्टंट को लेकर फणीन्द्र बाबू ऐसी आग बरसा रहे थे कि कांग्रेसी भी उनके सामने नहीं ठहर सकते थे। फणीन्द्र बाबू बड़े भारी बाग्मी और बंगाल के प्रसिद्ध वकील थे। ये एक मार्के की बात है कि हिंदू सभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अब जनसंघ सभी के चोटी के नेता या तो बंगाली थे या महाराष्ट्रीय। उत्तर भारत के करोड़ों जन उनके अधीन थे, उन्हें अपना नेता मानते थे। जनसंघ का कोई तेजस्वी नेता न दिल्ली में था न उत्तर प्रदेश में। सारी जमा पूंजी बंगाल की और महाराष्ट्र की थी। फिर भी उसका सबसे अधिक प्रभाव लाला लोगों पर था, जो स्वभाव से ही धर्मभीरू होते हैं और आसानी से काबू में लाए जा सकते हैं। परंतु विद्यासागर भी एक ही टेढ़ी खोपड़ी का आदमी था। वो बहुत कम बोलता था, पर मार उसकी बड़े गजब की होती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो पूरा फक्कड़ आदमी था और लोभ, लालच, भय, धमकी उस पर कुछ भी असर नहीं करती थी। सभी कांग्रेसी ये बात जानते थे और उस पर विश्वास करते थे। जेल में जाकर उसने जेल अधिकारियों के नाक में दम कर दिया था। यहां कांग्रेस के बड़े से बड़े अधिकारी को वो डांट देता था। जुगनू भी उससे दबता था। जुगनू के कुछ दोष उस पर प्रकट थे, परंतु उसे कांग्रेस ने खड़ा किया था, ये कांग्रेस की नीति थी, अतः वो अंधभक्ति से उसका समर्थन कर रहा था। जुगनू उसकी बहुत खातिर भी करता था। इसके अतिरिक्त विद्यासागर को जुगनू की पोल का भी पता न था। वो उसे विद्वान और कर्मठ कांग्रेसमैन समझता था। शोभाराम पर उसकी श्रद्धा थी और जुगनू शोभाराम का आदमी था। एक बात ये भी थी, एक दिन भोर ही विद्यासागर लाला फकीर चंद की कोठी पर पहुंचा। लाला फकीर चंद अभी सोकर ही उठे थे, पर उन्होंने बड़ी आवभगत की विद्यासागर की। विद्यासागर की कीमत वे जान गए थे, जिसने बात की बात में लाखों के मुनाफे के परमिट ला दिए थे। पर विद्यासागर ने जरा नरमाई से कहा, लाला जी, मैं तो आपसे जरा मतलब की बात करने आया हूं। आप अपनी जात, बिरादरी और मोहल्ले के लोगों को अपने काबू में रखिए। जोगीराम उन्हें आपके विरुद्ध भड़का रहे हैं। खूब याद दिलाई आपने। बिरादरी के चौधरी हैं लाला दीवान चंद, अपने ही आदमी हैं, कारोबार भी हमारा है उनके साथ। मैं उन्हें पकड़ता हूं, वे काम बना देंगे। तो और बाहर से तो मैं निपट लूंगा। आप अभी चले जाएं लाला दीवान चंद के पास। बहुत अच्छा है, लेकिन आप तो चल ही दिए, कुछ जलपान नहीं कीजिएगा। नहीं, और मुझे बहुत काम है। विद्यासागर के चले जाने पर लाला फकीर चंद ने मन ही मन कहा, आदमी हीरा है, पर है जरा बेढब। इसके बाद वे जल्दी जल्दी आवश्यक कृत्यों से निपटकर लाला दीवान चंद के पास पहुंचे। लाला दीवान चंद पुराने जमाने के खुशदिल आदमी थे। तबीयत के चौधरी, लंबा डीलडौल भरा हुआ शरीर, ऊंची करारी आवाज, भारी चेहरे पर भारी भारी सफेद मूछों का गुच्छा। बगल गिर होकर लाला फकीर चंद से मिले। बातचीत आरंभ हुई। कहो लाला, आज कैसे इधर भूल पड़े? क्या हाल चाल है काम धंधे का? लाला, काम धंधा तो इस वक्त दूसरा ही चल रहा है। कोई नया धंधा उठा लिया है क्या? क्या कहूं, लोगों ने जबरदस्ती उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। अब चुनाव जीतना होगा। मेरे बूते का काम तो है नहीं, बस दौड़ा दौड़ा तुम्हारे ही पास आया हूं। तुम जानो, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। वही कमेटी वाला मामला है क्या? एक बार तो पिट चुके हो, अब फिर खड़े हो गए। पर इस बार सब कसर निकाल लेनी है। अब की बार पार्लियामेंट की कुर्सी पर बैठूंगा। चलो, अच्छा ही है भाई, हम तो तुम्हारी बढ़ोतरी चाहते हैं। कहो, मुझे क्या करना होगा? इलाके में जितने बिरादरी के आदमी हैं, वे सब अपनी मुट्ठी में होने चाहिए, बस इतना ही काम है। तो ये कौन मुश्किल काम है? कौन ससुरा मेरे सामने सिर उठा सकता है? पर मुकाबले कौन खड़ा हुआ है? जोगीराम है। जोगीराम? छी, कल ही से उसकी दलाली बंद कर देंगे। तुम्हारे मुकाबले जोगीराम क्या खाकर आएगा लाला फकीर चंद? ये बनिए की जात ही ऐसी है लाला कि अपनी ही काट करती है। तो फिक्र ना करो लाला, बिरादरी भाई एक भी तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकता। लाला फकीर चंद ने हाथ जोड़कर कहा, बस अब तुम्हारा ही आसरा है चौधरी, ये तुम्हारे ही बलबूते का काम है।
खर्च की परवाह नहीं, पर काम ऐसा होना चाहिए कि पौबा रहे। फिक्र ना करो प्यारे, फिक्र ना करो। बस 2 ही 4 दिन में अपनी धर्मशाला में सबको इकट्ठा करेंगे, सबसे कॉल ले लेंगे। बस इज्जत तुम्हारे ही हाथ है। इतना कहकर लाला फकीर चंद वहां से चल दिए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगला के पंख का भाग 58, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।